Government budget. Government budget is a statement of the estimates of government receipts and government expenditure during a period of financial year which runs from April 1 to 31st March. मीन्स बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की रिसीट्स की और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक होता है। फिर आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट वन इज इट इज़ एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। मीन्स बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है, एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है ये। इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली। एवरी ईयर बजट को प्रिपेयर करना पड़ता है, एनुअली प्रिपेयर्ड होता है बजट। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हमें, जिसके लिए हमें बजट को प्रेजेंट करना पड़ता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान्ड इन बजट। बजट में किस चीज़ की प्लानिंग होती है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की। लास्ट वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट का मेन फीचर क्या होता है? रिसोर्सेज की एलोकेशन करना। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। फर्स्ट वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बजट क्या करता है? इनइक्वालिटी जो होती है इनकम और वेल्थ में, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की रीएलोकेशन करते हैं हम बजट में। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेन मोटिव क्या होता है बजट का? कि कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। लास्ट वन इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कराना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। 2 कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब डेफिनेशन हमने पढ़ा, बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की, है ना। तो कंपोनेंट्स भी उससे हमारे 2 बन गए, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसीट्स क्या होती है? बजट रिसीट्स होती है हमारी एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, या फिर हम बोल देते हैं फाइनेंशियल ईयर। मीन्स एस्टिमेटेड मनी रिसीव जो गवर्नमेंट करती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो क्या हो जाती है? हमारी बजट रिसीट्स हो जाती है। जो भी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड उसको लगता है कि वो उसको रिसीट्स होएगी, वो बजट रिसीट्स में आ जाता है। अब बजट रिसीट्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करती, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर which create a corresponding liability for the government and leads to reduction in the assets of the government. कैपिटल रिसीट्स वो एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। अब इसमें ना डिफरेंस आ जाता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या करती हैं? हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अफेक्ट नहीं होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स से।
बट जो हमारी कैपिटल रसीट्स होती हैं उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की लेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं और एसेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस इसमें ये है, रेवेन्यू रसीट्स एसेट्स एंड लेबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करते हैं, कैपिटल रसीट से अफेक्ट होते हैं एसेट्स एंड लेबिलिटीज़। कैसे अफेक्ट होते हैं, हमारे लेबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और एसेट्स में रिडक्शन होती है। ठीक, फिर आते हैं हमारा रेवेन्यू रसीट्स के कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट होता है टैक्स रिसीट्स और सेकंड कंपोनेंट आते हैं हमारा नॉन टैक्स रिसीट्स। अब हम पढ़ेंगे टैक्स रिसीट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। अब टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो टैक्स रिसीट्स होती हैं जितनी भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस से, वो किसके अंडर कवर होती है, टैक्स रिसीट्स में। अब मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, अब मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, हुज फाइनल बर्डन फॉल ऑन दैट पर्सन हु मेक्स द पेमेंट। मीन्स डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन किसके ऊपर फॉल करता है, हु मेक्स द पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा है। सेकेंड टाइप आती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, विच आर पेड बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज बॉर्न बाय अनदर पर्सन। मीन्स उसको पे वन पर्सन कर रहा है पर उसका बर्डन कौन बॉर्न कर रहा है, अनदर पर्सन बॉर्न कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स में जो पे कर रहा है, जो पेई है, टैक्स पेई है, उसी के ऊपर उसका बर्डन फॉल हो रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, जो बर्डन है वो शिफ्ट हो रहा है। मीन्स उसको पे कोई और पर्सन कर रहा है और उसको बॉर्न कोई अनदर पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब फिर नेक्स्ट टाइप आती है हमारी प्रोग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। अब टैक्स रेट इंक्रीज होगा इनकम में इंक्रीज होने के साथ, तो वो कौन सा टैक्स हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर नेक्स्ट टाइप आती है हमारी रिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम में इंक्रीज होने से टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में क्या डिफरेंस हुआ, प्रोग्रेसिव में क्या हुआ, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। रिग्रेसिव टैक्स रेट में क्या होगा, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये जितने भी हमारे टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, इनसे जो हमें रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट को, दैट कवर्ड अंडर टैक्स रिसीट्स। फिर आते हैं हमारे नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स रिसीट्स में सबसे पहला आइटम आता है फीस। फीस क्या होता है, इज़ द पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू द पब्लिक। मीन्स गवर्नमेंट को जो पेमेंट पे कर रही है, किस चीज़ के लिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है पब्लिक को, उसके लिए जो पेमेंट हम कर रहे हैं, दैट कवर्ड अंडर फीस। नेक्स्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, दीज आर द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशल असेसमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कौन पे करता है, ओनर पे करता है। क्यों पे करता है ओनर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आती है। अब वो एप्रिसिएशन क्यों आती है प्रॉपर्टी में, उसके एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी करती है तो वहाँ के एरिया की प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आती है। तो जो वहाँ के ओनर होते हैं, प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं, उनको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। दैट कवर अंडर स्पेशल असेसमेंट।
नेक्स्ट वन इज एस्टेट्स। अब एस्टेट्स क्या होता है, हमारा इनकम होती है, इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच अक्रूज आउट ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट हैव लीगल हायर। गवर्नमेंट को इनकम होती है, कौन सी प्रॉपर्टी से होती है, विच डज नॉट हैव लीगल हायर। जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है, डैट कवर्ड अंडर एस्टेट्स। फिर आते हैं हमारे फाइन्स। अब फाइन्स क्या है, हमारा पेमेंट मेड बाय दोज हु ब्रेक द लॉ। अगर कोई लॉ को ब्रेक करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा, दैट कवर्ड अंडर फाइन्स। फिर आता है हमारा फोर फीचर ऑफ बॉन्ड्स। अब ये क्या होता है, पेनल्टीज होती है इम्पोज्ड बाय कोर्ट फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अगर कोर्ट जो पेनल्टी लगाता है कंपनीज के ऊपर, बेसिकली ये कंपनीज के ऊपर लगती है इस टाइप की पेनल्टीज, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर वो अपनी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो उन्होंने डिफाइंड करी है वो फुलफिल नहीं करती है। कैसे पेनल्टी लगाता है, जो उनके बॉन्ड्स होते हैं उनको फोरफिट कर देता है कोर्ट। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होता है, अगर कोई कंट्री को गिफ्ट्स या ग्रांट्स मिले हैं विद इन अ कंट्री मिली है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर उसको गिफ्ट्स या ग्रांट मिले हैं, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि इससे भी हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम है वो भी एक तरह की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं हमारी। फिर आते हैं हमारा बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है ऑफ गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट पर्पस पे, दैट कवर्ड अंडर बजट। अब बजट एक्सपेंडिचर भी ऐसी हमारा टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर विच डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते हैं। फिर कुछ इसके एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे गवर्नमेंट पेंशन पे करती है अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, या एम्प्लॉयज़ को किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट पेंशन पे कर रही है, दैट कवर्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्किंग एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है, कोई स्कॉलरशिप पे कर रही है, दैट ऑल कवर अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर विच क्रिएट्स एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के जिनकी वजह से एसेट्स क्रिएट होते हैं और लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी कहीं फंड तो उससे क्या होगा, फर्दर एक एसेट क्रिएट होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन को रीपे करेगी तो उससे क्या होगा, लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं और लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं। फिर आता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रिलेट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। इसमें दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, हमारे दोनों तरह की डेवलपमेंट आ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ जाती है और सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है।
ठीक है, ये हमारे किसके अंडर कवर्ड होते हैं, डेवलपमेंट, जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। दोनों तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है और सोशल डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो वो किसके अंडर आएंगे, हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। फिर आता है हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज विच यूजली डू नॉट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो जनरल सर्विसेज के ऊपर हम करते हैं, और ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली नहीं प्रमोट होती है। तो वो हमारे किसके अंडर कवर हो गए, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंडर कवर हो गए। फिर आते हैं हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, इनकर ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री। अब जो सेंट्रल प्लान है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लास्ट वन इज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट प्लान्ड इन सेंट्रल प्लान। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर जो हमारा गवर्नमेंट का होता है जिसकी हमने प्लानिंग नहीं करी होती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारा बजट डेफिशिट। अब बजट पढ़ा, अभी तक हमने बजट के कंपोनेंट्स पढ़े। अब फिर क्या आता है हमारा बजट डेफिशिट। अब बजट डेफिशिट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मीन्स अगर हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, एस्टिमेटेड रेवेन्यू से। कंपोनेंट्स हमने पढ़े रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, मीन्स बजट डेफिशिट है। मीन्स अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सेस है किससे, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो क्या हुआ हमारा, वो बजट हमारा डेफिशिट बजट है। अब डेफिशिट बजट या बजट डेफिशिट्स के टाइप्स हैं सिलेबस में हमारे। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिशिट, सेकंड वन इज फिस्कल डेफिशिट एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है हमारा, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। मीन्स अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो क्या है हमारा, रेवेन्यू का डेफिशिट है। एक फिस्कल ईयर में, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो क्या हुआ हमारा, रेवेन्यू डेफिशिट। अब इससे होगा क्या, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट। First one is it indicates the inability of government to meet the expenditure on routine functioning of the economy। ये पहले तो शो करती है कि गवर्नमेंट की इनेबिलिटी है टू मीट द एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, अपने रूटीन के फंक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर नहीं है। सेकेंड वन इज इट इम्प्लाइज दिस सेविंग्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट because government is using up savings of other sectors of economy। अब इससे क्या शो होता है, इससे शो होती है कि डिस सेविंग्स हो रही है कंट्री में। कैसे, गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर की सेविंग्स को यूज़ कर रही है पर्टिकुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए। मीन्स हम दूसरे सेक्टर्स के फंड्स को यूज़ कर रहे हैं करंट सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर बियर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिशिट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स कैपिटल बजट। अब या तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को वो डेफिशिट मीटअप करना पड़ रहा है, कैसे, कैपिटल बजट के थ्रू कैपिटल बजटिंग करनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा, कैपिटल रिसीट्स में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकॉनमी। अब अगर हम कैपिटल बजटिंग करके
कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आ सकती है कंट्री में। अब इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। अब महंगाई मीन्स मनी की सप्लाई अगर कंट्री में इंक्रीज हो जाती है तो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है। उस सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ठीक है। कैपिटल रिसीट से क्या होगा, अगर हम कैपिटल बजटिंग करेंगे या कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन इज हायर बोरोइंग वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन टू रीपे द लोन। या हम रिसीट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैपिटल बजटिंग से या फिर हम बोरोइंग्स करके बढ़ा सकते हैं। अगर हम बोरोइंग्स करेंगे तो क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, किस चीज़ का, लोन्स को रीपे करने का बर्डन पड़ जाएगा। फिर आते हैं मेजर्स। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट कम कैसे किया जाए। पहला तो मेथड है कि रिड्यूस इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट वन इज बाय curtailing नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसको भी curtail किया जाए, उसको भी कम किया जाए हम। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, या फिर हमारा मेथड है कि हम टैक्स रेट को इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट वन इज टैक्स अवर्शन शुड बी कंट्रोल, जो लोग टैक्स नहीं पे करते, टैक्स को अवॉइड करते हैं, उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भी इनकम इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि पब्लिक सेक्टर भी प्रॉफिट अर्न करके दे, रेवेन्यू अर्न करे। फिर आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। मीन्स अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसीट्स से तो क्या है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब रिसीट्स के पोर्शन में हमने क्या नहीं लेनी, बोरोइंग्स का पार्ट नहीं लेना है। बोरोइंग को छोड़ के कितना हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है रिसीट से, वो हमें किससे पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट। या फिर हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के इक्वल होता है, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। अब सेम इसके इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की। अब बोरोइंग्स क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। अब बोरोइंग्स अगर हम करेंगे तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा, तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम में, डेट ट्रैप की प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मीन्स हम लोन रीपे करने के लिए फर्दर लोन लेंगे, फिर उसको पे करने के लिए फर्दर लोन लेंगे, तो हम डेट ट्रैप में आ सकती है कंट्री। नेक्स्ट वन इज फॉरेन डिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज इकोनॉमिक इंटरफेरेंस बाय लैंडिंग कंट्री। मीन्स गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरो कर सकती है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर बोरो करेगी तो क्या होगा, हमारी फॉरेन कंट्री की डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाएगी, वो इंटरफेयर करने लग जाएगी हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, वो बात भी हम कंट्री के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉज इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम आरबीआई बाय डूइंग डेफिसिट फाइनेंसिंग ड्यू टू विच मनी सप्लाई इंक्रीजेस विच कॉज इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आरबीआई से भी बोरो कर सकती है। अब अगर आरबीआई से बोरो करेगी तो कैसे करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू बोरो करेगी।
अब डेफिशिएट फाइनेंसिंग के थ्रू बोरो करेगी, उससे क्या होएगा, इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, महंगाई हो जाएगी। डेफिशिएट फाइनेंसिंग से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन फॉल हो जाएगा उसको रीपे करने का, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आते हैं मेजर्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिशिएट। अब फिजिकल डेफिशिएट को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो फर्स्ट वन आता है रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए। सेम बाय curtailing नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की curtailing करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट को गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। टैक्स अवर्शन शुड बी कंट्रोल, जो लोग टैक्स पे नहीं करते वो कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम इंक्रीज करने के एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो भी प्रॉफिट अर्न करके दें। फिर आता है हमारा प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होती है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिशिएट टू द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। मीन्स ये डिफरेंस होता है किस चीज़ का, हमारा जो हमने बोरोइंग्स करी है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो माइनस कर देते हैं प्रीवियस ईयर की बोरोइंग्स का, तो वो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट हो जाता है, क्योंकि फिजिकल डेफिशिएट इज़ इक्वल टू बोरोइंग्स के इक्वल होता है। बोरोइंग्स में से अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या पता चलेगा, प्राइमरी डेफिशिएट। अब सेम इसके इम्प्लीकेशंस आएंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट, फर्स्ट वन आएगा, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये क्या इंडिकेट करती है, बोरोइंग्स की अमाउंट इंडिकेट करती है, क्या मीट करने के लिए, एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, किसको छोड़ के, इंटरेस्ट की पेमेंट को छोड़ के बाकी एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए कितनी बोरोइंग्स करनी पड़ रही है, ये किससे पता चलेगा, हमें प्राइमरी डेफिशिएट से पता चलेगा। फिर आएगा, इट इम्प्लाइज इफ प्राइमरी डेफिशिएट इज ज़ीरो देन फिजिकल डेफिशिएट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हमारा प्राइमरी डेफिशिएट ज़ीरो होगा मींस फिजिकल डेफिशिएट और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी इक्वल है। अब मेजर टू रिड्यूस प्राइमरी डेफिशिएट। अब प्राइमरी डेफिशिएट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पहला, एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस फिजिकल डेफिशिएट। अब फिजिकल डेफिशिएट को रिड्यूस करना पड़ेगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिजिकल डेफिशिएट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सेकंड मेथड है इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस, या फिर हम इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस कर दें। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी हम लोन पे कर दें ताकि क्या हो, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो रिड्यूस हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल।